हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर हिस्ट्री। और ये चैप्टर जो है 13 है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे भी आगे। तो मैंने इसके पहले के टोटल हिस्ट्री से संबंधित 12 चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट सीरीज डाले हैं। तो उसमें से आप लोग अगर 12 चैप्टर में देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखेंगे तो आप लोग उसे देख लें। और बहुत सारे बच्चों लोग का एग्ज़ाम जो है 6 फरवरी से स्टार्ट है, तो उन सभी बच्चों के लिए मेरे साथ गुड विशेस है, विश यू ऑल द बेस्ट। और कुछ बच्चों लोग का जो है एग्ज़ाम 7 फरवरी से स्टार्ट है, तो उन लोग के लिए भी गुड विशेस साथ में। तो आइए हम लोग एग्ज़ाम को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं और उसकी तैयारी मजबूत करने के संबंधित में आप लोग का एक वीडियो जो मैं लेके आया हूँ। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 13। दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने विभिन्न देशों के राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। तो अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन और भारत में महात्मा गांधी। ठीक है, देशों के राष्ट्र निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर तीसरा पूछ दे तो आप लोग नाम लिख सकते हैं नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 ही पूछा है तो 2 काफ़ी है। नेक्स्ट है लाल बाल पाल कौन थे? तो ये आरंभिक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो नाम इन लोग का याद रखिएगा, लाल बाल पाल। तो गांधी जी द्वारा भारत में किसानों और मजदूरों के लिए चलाए गए 2 आंदोलन का नाम लिखिए। तो गांधी जी ने कौन कौन आंदोलन चलाए थे? तो आंदोलन तो उन्होंने बहुत चलाए, पर उनमें से किसानों के लिए जो था, पहला 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो नील किसानों के लिए चलाया गया था, जिसमें 3 कठिया प्रणाली को लेकर ये आंदोलन किया गया था किसानों के लिए। और राजकुमार शुक्ला ने इस चंपारण में बुलाए थे गांधी जी को। ठीक है, और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। तो ये आप लोग याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण का महत्व बताइए। तो गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया, और क्या कहा, धनी और गरीबों के बीच की विषमता पर उन्होंने चिंता प्रकट की। उनके अनुसार देश की मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से हो सकती है। ठीक है, ये गांधी जी का कथन था, हिंदू विश्वविद्यालय के भाषण में उन्होंने कहा था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है रौलट एक्ट क्या है? तो स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए रौलट एक्ट यह कानून बनाया गया था, और इसको जो बनाया गया था वो सर सिडनी रौलट के अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए इसको रौलट एक्ट नाम दिया गया था। और भारत में यह 1919 में इसको लाया गया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही हुआ था। ऐसे में है तो किसी भी व्यक्ति को बिना जांच किए कारावास में डाला जा सकता था, यानी कि किसी शक के आधार पर इस रौलट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है चरखा को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया था? तो चरखा क्या है? तो चरखा स्वावलंबिता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। हजारों बेरोजगार गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करने का ये साधन भी है। 7वां देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था? तो कांग्रेस ने स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग पहले भी एक तरह से स्वतंत्रता दिवस को मनाना शुरुआत कर चुके थे, जबकि हम लोग उस टाइम स्वतंत्र नहीं हुए थे। नेक्स्ट 1931 के गांधी इरविन समझौते का उल्लेख कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उनके समझौता के बाद गांधी जी ने 13 सूत्री मांगों को रखा था इरविन के साथ। इरविन ने सभी अहिंसक कैदियों को रिहाई की बात मान ली, भारतीयों को नमक बनाने की छूट दी। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए, और इसके लिए वो कहाँ गए थे? लंदन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में वो नहीं गए थे, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वो गए थे, जबकि वहाँ गोलमेज सम्मेलन में जाने से कुछ भी गांधी जी को फ़ायदा नहीं हुआ था, उल्टा हमारे देश को नुकसान हो गया था, क्योंकि वही वो टाइम था जब हमारे देश में कई सारे लोगों को फांसी दे दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था? तो गांधी जी और नेहरू दोनों ही हिटलर और नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज़ युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। ठीक है, तो ये कांग्रेस का रवैया था द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति।
नेक्स्ट है, किन कारणों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया, यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट हो गया था और रोलेट एक्ट कानून के विरोध में किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के अन्याय के प्रति प्रतिकार करना था। और ये हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसमें जनरल ओ डायर ने ठीक है, ओ डायर ने ऑर्डर दिया था और आर डायर जो था गोली चलाया था। आर डायर जो है गोली चलाया था, बेगुनाह लोगों पर उन्होंने गोली धंधनादन चला दिया था, अंधाधुंध गोली बरसाया था। और इसी का बदला उधम सिंह नाम का व्यक्ति जो भारतीय मूल के थे, उन्होंने 1939 यानी कि ठीक 20 साल बाद उस ओ डायर को गोली मारकर इसका बदला लिया था। ठीक है, तो उधम सिंह नाम याद रखिएगा, उधम सिंह ने थे। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए, यहाँ खिलाफत यहाँ ता जोड़ दीजिए, खिलाफत आंदोलन को समर्थन करने के लिए, ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। देखिए कहीं कहीं मिस्टेक होगा टाइपिंग में, तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, स्वराज की प्राप्ति के लिए उन्होंने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया भी था। और इसको समाप्ति क्यों किया गया था, तो चोरी चौरा में हुई हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि वह अहिंसा के पुजारी थे। तो याद रखिएगा आपको, ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक ये जो जगह है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में पड़ता है। तो वहाँ पर ये घटना हो गया था क्या कि एक जेल में बहुत सारे अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को उसमें जिंदा जला दिया गया था, ये आंदोलनकारी लोगों के द्वारा। तो ये घटना हिंसक रूप ले लिया था, इसलिए गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है, दांडी मार्च के महत्व को समझाइए। तो दांडी मार्च ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिनमें नमक उत्पादन पर विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया था, का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, यानी कि नमक जो था, नमक कर उसको बढ़ा दिया गया था और उस पर एकाधिकार अंग्रेजों ने जमा लिया था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया था इस दांडी मार्च में। और आपको पता होगा कि 240 मील की यात्रा गांधी जी ने पैदल की थी, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, जो गुजरात का एक क्षेत्र है, वहाँ तक। ठीक है, जो शुरुआत में 79 सहयोगियों के साथ स्टार्ट किया था, जबकि जब वो दांडी नामक स्थान पर जब पहुँचे थे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए थे, साथ में मिल गए थे। ठीक है, तो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो 12 मार्च को और वहाँ पर पहुँचे थे 6 अप्रैल को। ठीक है, कुल लगभग 24 दिनों का यात्रा किए थे और 240 मील की यात्रा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के विशाल भाग में सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया गया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता, यह आंदोलन को देखकर। ठीक है, तो नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचिका की समस्या क्या थी। इस मुद्दे पर कांग्रेस व दलित वर्गों के बीच क्या मतभेद थे, इस समस्या का क्या समाधान निकाला गया। तो पृथक निर्वाचिका की मांग दलित वर्ग द्वारा उठाई गई, जिसमें वह अपने लिए भी चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण चाहते थे, पहला। दूसरा है, 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि कांग्रेस दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उनके अनुसार पृथक निर्वाचिका के द्वारा ही दलितों की आर्थिक सामाजिक दशा को सुधारा जा सकता है। और चौथा देखिए, गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू समाज उच्च और दलित वर्ग में बंट जाएगा तथा देश की एकता कमजोर होगी। अतः अंततः पुनः समझौते द्वारा कांग्रेस के भीतर ही दलितों को पृथक निर्वाचन देने दिए क्षेत्र दिए गए तथा पृथक निर्वाचिका की समस्या हल हो गई। ठीक है, ये पृथक निर्वाचिका से संबंधित था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरल सात्विक से जीवन शैली पहला था उनका, जो खासियत था, लोगों की भाषा हिंदी का प्रयोग किया उन्होंने। चमत्कारी अफवाहें, सत्य और अहिंसा, जो इनका सबसे मजबूत ताकत जो था वो सत्य एवं अहिंसा था। और भी है, तो स्वदेशी बहिष्कार, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाया, स्त्रियों, दलितों और गरीबों का उद्धार किया, हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया, छुआछूत का उन्मूलन किया और समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबरी के नज़रिए से देखना और सभी को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना।
ठीक है। इन्हीं सब खासियतों के कारण महात्मा गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। ऐसे स्रोतों की व्याख्या कीजिए जिनमें महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास को पुनः सूत्रबद्ध कर सकते हैं। तो आत्मकथाएं और जीवनी, समकालीन समाचार पत्र, सार्वजनिक स्वर, निजी लेखन और पुलिसकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट, ये सब उनके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन इतिहास को पुनः सूत्रबद्ध हम लोग कर सकते हैं इन सब माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी जहाँ भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियाँ भी अफवाहें फैली, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो उनका जो जीवन था सात्विक जीवन था, सादा जीवन, धोती और चरखे का प्रयोग किया, लोगों की बोलचाल की हिंदी भाषा का प्रयोग किया, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन उनके द्वारा असत्य एवं अहिंसा का प्रयोग किया गया। गांधी जी जहाँ भी गए वह उनकी चमत्कारिक शक्तियाँ भी अफवाहें फैली। गांधी जी के विरोध करने वाले भयंकर परिणाम की हानियाँ भी थी। ठीक है, उनका एक चमत्कारिक शक्ति के तौर पे उनको ऐसा कहा गया था कि गांधी जी के पास एक चमत्कारिक शक्तियाँ आ गई है जिससे लोग उनके गिरफ्त में आ जाते हैं और अंग्रेज़ों के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस प्रकार की अफवाहें फैल गई थी। तो उदाहरण के लिए आलोचना करने वालों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गया था अथवा उनके फसल चौपट हो गई। मतलब गांधी जी के जो विरोध करते थे ना, उनका कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। ये एक अफवाह के तौर पर फैला गया था। अब चाहे इसमें कुछ भी हो सकता है, क्या बातें थी, लेकिन ये एक अफवाह को माना गया। अब ये है आपको अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न जिसमें आप लोग को पढ़ना है। ये एक महात्मा गांधी जी ने लिखा है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा और ये इसको जरूर बनाइएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। नमक सत्याग्रह क्यों, नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में गांधी जी ने लिखा है। तो ये लिखा है गांधी जी के द्वारा। तो आप लोग, हम आशा करेंगे कि आप लोग इसको जरूर पॉज करके इसको पढ़ेंगे और इसको कुछ ना कुछ इससे समझेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न जो है उसको बना सकते हैं आप लोग। नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया जाता था, महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दमनात्मक क्यों मानते थे, जमींदार समय पर ऋण चुकाने से क्यों चूक जाते थे, उन पुराने परिवारों का उल्लेख कीजिए जो राजस्व नहीं चुका पाते थे, या फिर पाँचवीं रिपोर्ट क्या थी। ये पाँचवीं रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आप लोग को आ सकता है, तो बेहतर होगा आप लोग इसको अच्छे से समझ लें और कर लें, बना लें, ठीक है। तो पाँचवीं रिपोर्ट जो है सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में तथा क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। ये रिपोर्ट क्या थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप, ये इसके रिपोर्ट में डाला गया था। यह 1002 पृष्ठों की थी। 800 से अधिक पृष्ठों में जमींदारों और रैयतों की अर्जियाँ, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व विवरण की संबंधित संख्या की तालिकाएँ और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ शामिल की गई थी। याद रखिएगा, इसको 1813 में शामिल किया गया था पाँचवीं रिपोर्ट, और ये इसमें टोटल 1002 पृष्ठों में थी, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा डेट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो ये मिलेंगे अब जो है अगले क्लास, 1 या 2 चैप्टर शायद हिस्ट्री का और बचा हुआ है, तो उसको भी हम आप लोग को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करवाएंगे। और उसके बाद आप लोग को लगातार ज्योग्राफी का सीरीज़ मिलेगा। तो आप लोग मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हों और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।